आज अपन इकोनॉमिक्स में आगे पढ़ेंगे शकल की कहानी। कल अपन ने पढ़ा था कि संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार काम में लिए जाते हैं। जैसे अगर हम किसी भी मानव को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा प्रशिक्षण देंगे और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देंगे तो उससे क्या होगा, जब वो बड़ा होगा तो पढ़ा लिखा होगा, ट्रेनिंग लिया हुआ होगा, है ना, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा तो वो हमें अच्छा कमा कर देगा, जो हमारी क्या कहलाएगी, मानव पूंजी। और एक पढ़ा लिखा, समझदार, ट्रेनिंग लिया हुआ, हष्ट पुष्ट स्वस्थ व्यक्ति ही हमारे देश के निर्माण में काम आता है। अब हम उसी को देखते हुए शकल की कहानी पढ़ते हैं। दो मित्र विलास और शकल एक ही गांव सेमापुर में रहते थे। शकल की आयु 12 वर्ष की थी। उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी। अब इसमें देखो, शकल की आयु कितनी थी, 12 वर्ष की थी और उसकी माँ क्या करती थी, घर का कामकाज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। शकल घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते थे कि उसका बेटा शकल पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखाने के लिए जोर देते थे, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया। शकल प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन भी किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे पदोन्नति भी दी। अब इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि शकल एक गरीब परिवार का था, लेकिन फिर भी उसके माता पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। फिर आगे 10वीं पास करने के बाद उसे कॉलेज की पढ़ाई करवाई। फिर उसे कंप्यूटर का व्यावसायिक ज्ञान दिया, मतलब कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी। उसे अच्छा खाना पीना दिया। तो उससे आगे चलकर क्या हुआ कि उसने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया और जिससे प्रसन्न होकर कंपनी ने उसका प्रमोशन भी किया। तो प्रमोशन किया तो अब वो अच्छी कमाई करने लग गया। तो उससे उसके परिवार का, समाज का और अपने देश के विकास में भी, देश की अर्थव्यवस्था के विकास में भी उसने योगदान दिया। तो ये कहलाती है हमारी मानव पूंजी के पहले उस शकल पे उसके माता पिता ने पैसे लगाए, तभी तो शकल आगे बढ़ा और ट्रेनिंग वगैरह लिया हुआ, शिक्षा पूरी ले ली उसने, कंप्यूटर की ट्रेनिंग ले ली। तो ये सारी चीज़ें जब उसको मिल गई तो अब वो अच्छा पैसा कमाने लगा। इसी तरह विलास की कहानी। विलास 11 वर्ष का एक लड़का था और वह शकल के गांव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण किया। वह जमींदार के तालाब में मछलियाँ खरीदती और निकट के मंडी में बेचती। वह मछलियाँ बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपये कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे। अब इधर विलास को देखो, उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। अब उसकी माँ बेचारी मछली पकड़कर वो बेचती और करती, ऐसे करके उसे 150 रुपये रोज़ के मिलते थे। अब विलास को अच्छा खाना पीना भी नहीं मिल रहा है, अच्छी शिक्षा भी नहीं मिल रही है, तो वह एक तरह से बीमार भी हो गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे डॉक्टर को दिखा सके। अब यहाँ पर ना उसे शिक्षा मिल रही है, ना अच्छा भोजन मिल रहा है, ना उसे चिकित्सा सुविधा मिल रही है। वह स्कूल भी नहीं जा सका। उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। अब जब उसने पढ़ाई की नहीं तो उसकी रुचि भी नहीं थी पढ़ने में।
वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता तथा अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करता। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई तथा उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियाँ बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी माता की तरह वह भी कम ही कमा पाता था। अब इधर देखो, शकल को उसके माता पिता गरीब होते हुए भी उन्होंने उसकी पढ़ाई पे पूरा खर्चा किया, उसे ट्रेनिंग दिलाई, अच्छा भोजन दिया, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दी, जिसका नतीजा क्या हुआ कि वो बाद में अच्छा कंप्यूटर व्यावसायिक शिक्षक बन गया। उसने सॉफ्टवेयर तैयार किया और अच्छा कमाने लगा, तो उसके परिवार का और देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। लेकिन यहाँ इसके विपरीत विलास एक गरीब था। ये देखो चित्र में यहाँ पर ये विलास का घर है और ये पढ़ने लिखने के बाद ऐसे चश्मा लगा के हैंडसम बाबू बन गया, पैसे कमाने वाला, और उसका मकान वगैरह ये सब भी उसने इतने अच्छे बिल्डिंग वगैरह बना ली। और यहाँ पे विलास है, इसकी माँ गरीब थी, इसे न शिक्षा मिली, न स्वास्थ्य सेवाएं मिली, न इसने कोई पढ़ाई लिखाई की, तो उसकी वजह से इसकी स्थिति वहीं की वहीं रह गई और ख़राब हो गई। इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययनों से हमने देखा कि शकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं जाता था। शकल शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट और स्वस्थ था, उसके बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इसके विपरीत विलास गठिया का रोगी था, उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने का साधन नहीं था। शकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की, शकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी मिल गई, और इसके विपरीत विलास वही काम करता था जो उसकी माँ करती थी, मछली पकड़ने का। अपनी माँ की तरह परिवार को पालने पोसने के लिए उसकी आयु बहुत कम थी और कम उम्र में वो कमाने लग गया था, पढ़ाई लिखाई की नहीं। तो शकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई और शकल ने शुरू से ही पढ़ाई की, जिससे कि वो आगे जब वो बड़ा हो गया तो उसकी क्वालिटी दिखाई देने लगी। इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। अब ज़्यादा पढ़ लिया कर लिया तो उसने ज़्यादा पैसे कमाने लगा, तो उसकी उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है, और एक पढ़ा लिखा अच्छा नागरिक अगर कार्य करता है तो उससे उसका खुद का भी फायदा होता है और देश का भी विकास होता है। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है, और जो पढ़ा लिखा होता है उसे उसका फ़ायदा भी या प्रतिफल भी बाद में मिलता है। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी। वह अपनी माँ की भांति मछलियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करता था, इसीलिए वह अपनी माँ की तरह ही अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था, और वो पढ़ा लिखा भी नहीं था, इसीलिए वो कम पैसे कमाता था और अपना जीवन चला रहा था। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से अगर हम अपने बच्चों की शिक्षा में और उनके स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च करेंगे, निवेश करेंगे, तो भविष्य में उसका उच्च प्रतिफल हमें प्राप्त होता है। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की ही तरह होता है। अब देखो, जैसे अगर अपन ज़मीन में निवेश करते हैं, खेती करते हैं, तो अच्छा बीज लाते हैं, अच्छे कीटनाशक लाते हैं, रासायनिक खाद लाते हैं, तो अगर ज़मीन में अपन पैसा डालेंगे तो उससे क्या होगा, फसल अच्छी होगी। उसी तरह अगर हम बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छा भोजन देंगे, तो अच्छी ट्रेनिंग देंगे, तो क्या होगा कि उसका प्रतिफल हमें अच्छा ही मिलेगा, है ना। अगर हम बच्चे पे पूंजी लगाएंगे तो बाद में हमें अच्छी पूंजी मिलेगी। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है, भविष्य में उच्च आय और समाज को वृहत योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। अगर किसी बच्चे को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश किया जाता है अगर एक बच्चे पर, तो भविष्य में आने वाले समय में वो क्या करता है, वो ज़्यादा आय कमाता है और समाज की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में योगदान देता है। यह देखा जाता है शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है, और जो पढ़े लिखे माता पिता होते हैं उन्हें पता होता है कि अगर आज हम भी पढ़े लिखे हैं तभी तो हम आज थोड़ा अच्छा कमा कर अपने बच्चे
बच्चे का, अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर रहे हैं, तो अगर हम अपने बच्चे को और अच्छा करेंगे तो उससे वो प्रतिफल हमें अच्छा ही मिलेगा। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं, और इसीलिए माता पिता अपने बच्चे की शिक्षा का और स्वास्थ्य सेवाओं और उसकी आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र सृजित कर लेते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं। और जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वे जैसे खुद होते हैं वैसे ही उन बच्चों की स्थिति भी बना देते हैं। जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया, और जापान जैसे देशों में क्या किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पर निवेश किया जाता है, ताकि वो बच्चे जब पढ़ लिख कर बड़े होते हैं और ट्रेनिंग वगैरह ले लेते हैं, हेल्दी होते हैं, तो उससे देश का विकास होता है। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। यह विकसित धनी देश है, लेकिन फिर भी आज विकसित देशों में वो आता है, बहुत पैसे वाला है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, सब कुछ दिया जाता है। वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। वे कैसे धनी और विकसित बने? अब उनके पास प्राकृतिक संसाधन भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो धनी देशों में गिने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। इसलिए वे विकसित देशों में और धनी देशों में आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने देश के जो बच्चे हैं या जो भी मनुष्य है, मानव है, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया है या अधिक निवेश किया है। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया है। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से ये देश धनी विकसित हुए। और वहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे, ट्रेनिंग लिए हुए, अच्छे स्वस्थ लोग हैं, इसीलिए उन्होंने अपने यहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी का विकास किया, जिससे उनका देश धनी देशों में या विकसित देशों में आता है। विलास और शकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं। हमने देखा कि विलास मछलियाँ बेचता है और शकल को एक फर्म में नौकरी मिल गई थी। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्र को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया गया। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन और उत्खनन शामिल है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल किए जाते हैं। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं और हमारे यहाँ पे अलग अलग कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। ये आप याद करोगे, इसमें से क्वेश्चन भी आता है। इस क्षेत्र में क्रियाकलापों के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है और इन्हीं के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय के मूल्यवर्धन करते हैं और इन क्रियाकलापों के द्वारा हमारे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाता है या आर्थिक स्थिति हमारे देश के विकास में ये योगदान देते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। आर्थिक क्रियाओं के 2 भाग होते हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। अब बाजार क्रियाएं कौन सी है? जिसमें वेतन के उद्देश्य से और लाभ कमाने के उद्देश्य से जो क्रियाएं की जाती है, वे जो श्रम किया जाता है या काम किया जाता है, उसे कहते हैं बाजार क्रियाएं। और इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन, मतलब खुद के उपभोग के लिए जो उत्पादन किया जाता है वो कहलाता है गैर बाजार क्रियाएं। इनमें
प्राथमिक उत्पादों का उपयोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। ठीक है बच्चों, अभी अपना हो गया ये तक, कल आप इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।